हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू नानक क्लासेस। नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। अपने सीरीज शुरू करी थी राजस्थान की राज व्यवस्था, और उसी में आज एक नया टॉपिक जो है आप लेकर आए हूँ, पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। खासकर सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक जोड़ रखा है वो है पंचायती राज। खासकर उसी पर अपन विशेष कर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा समझिएगा टॉपिक के बारे में, फिर बात करते हैं उसके जो स्ट्रक्चर है संवैधानिक, उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम रहेगा अपना कौन सा, स्थानीय स्वशासन। तो नाम से ही सीधा क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने पूछा है। पहले तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएगा कि जो स्थानीय स्वशासन है, संविधान में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया। ये ध्यान रखना है अपने को। संविधान में स्थानीय शासन, संविधान में स्थानीय शासन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यानी संविधान में अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछे कि कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो आपको ध्यान देना है स्थानीय स्वशासन प्रयोग किया गया है। ठीक है, और स्थानीय शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। सीधा एग्जामिनर प्रश्न पूछता है और पूछा भी गया है, ये ध्यान देना भी। अब आपके दिमाग में आएगा सर स्थानीय स्वशासन जो है इसका मुख्य अर्थ क्या होता है। का अर्थ आपको समझना है, यानी स्थानीय स्तर पर जो शासन का संचालन किया जाता है उसी को आप स्थानीय स्वशासन बोल सकते हो। सामान्य सी भाषा में इसको समझना है कि स्थानीय स्तर पर जो शासन का संचालन किया जाता है, स्थानीय स्तर पर शासन का संचालन, इसी को आप क्या बोल सकते हो, स्थानीय स्वशासन बोल सकते हो। आगे मेरी बात समझे। वर्तमान में हमारा जो ये स्थानीय स्वशासन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, थोड़ा का समझिएगा कि वर्तमान में जो स्थानीय स्वशासन है का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बेसिक रूप से पूछे गए हैं, थोड़ा समझो इसको। स्थानीय स्वशासन को दो तरीके से अपन बांट सकते हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, एक तो किसके लिए बांट सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और एक शहरी क्षेत्र के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो स्थानीय स्वशासन रहेगा वो बोलेंगे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। और शहरी क्षेत्र के लिए जो स्थानीय स्वशासन रहेगा इसको आप बोल दोगे नगर निकाय। बात क्लियर। यानी वर्तमान में ये जो स्थानीय स्वशासन है इसका जो स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का मिलेगा। ग्रामीण स्तर का जो स्थानीय स्वशासन है इसे आप अपने साधारण सी भाषा में क्या बोल सकते हो, पंचायती राज व्यवस्था बोल सकते हो। और शहरी स्तर में जो स्थानीय स्वशासन है इसे आप क्या बोल सकते हो बच्चा, नगर निकाय बोल सकते हो। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रामीण स्तर का जो पंचायती राज व्यवस्था है ये तीन स्तर में आपको देखने को मिलेगी। मैं अगर विभाजित करूं तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ग्राम स्तर पर आपको ग्राम पंचायत मिलेगी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और खंड स्तर पर आपको पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, यानी ग्राम स्तर पर आपको ग्राम पंचायत,
खंड स्तर पर आपको पंचायत समिति और जिला स्तर पर आपको कौन सी व्यवस्था देखने को मिलेगी? जिला परिषद। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अलावा अगर मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं, यहां पर आपको जो व्यवस्था मिलेगी वो मिलेगी, देखो, नगर पालिका के बाद में अगर देखा जाए तो नगर परिषद, और उसके बाद में तीसरे जो स्तर की व्यवस्था होती है शहरों में वो बोली जाएगी नगर निगम। बात क्लियर है? नगर पालिका का गठन सामान्यतः माना गया है कि 20,000 से 1 लाख जनसंख्या पर आप एक नगर पालिका का गठन कर सकते हो। 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर नगर परिषद का गठन किया जा सकता है। 1 लाख से 5 लाख की जो जनसंख्या है पर आप नगर परिषद का गठन कर सकते हो, और 5 लाख से जो अधिक जो जनसंख्या है वहां पर आप नगर निगम का गठन कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है वर्तमान में हमें स्थानीय स्वशासन का देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें कि भारत में इस प्रकार की संरचना की सर्वप्रथम शुरुआत करने की जो पहल की थी वो करने वाले व्यक्ति थे कौन? लॉर्ड रिपन। इसलिए प्रश्न आता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय जो स्वशासन है कि जनक किसको माना जाएगा? माना जाएगा लॉर्ड रिपन को माना जाएगा लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा पहली बार मद्रास में एक छोटी सी नगर पालिका की स्थापना की गई थी और उसके बाद में धीरे धीरे ये विकसित होता गया और फिर बड़े स्तर पर इसको संचालित करने के लिए लॉर्ड रिपन के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था कि नगर बोर्ड, नगर पालिका, पंचायत बोर्ड इनके संदर्भ में था, और इसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा तो प्रस्ताव पेश किया गया जिसे हम बोलेंगे स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव, और इसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का क्या बोला गया? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। ये आपको थोड़ी सी बातें ध्यान में, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, भारत में कैसे शुरू होती है व्यवस्था, ये भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगर यहां से एक बेसिक सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, बेसिक सा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहली बार या भारत में प्रथम नगर पालिका या निगम की स्थापना कहां पर की गई? तो आपको बताना है मद्रास। मद्रास में पहली बार की शुरुआत होती है। राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न बनता है भी कि राजस्थान में पहली बार नगर पालिका का गठन जो है वो कहां पर किया गया था? राजस्थान में पहली बार नगर पालिका का गठन आपको ध्यान रखना है माउंट आबू। माउंट आबू में हमारे यहां पर पहली बार नगर पालिका का गठन किया गया था। तो ये इसकी बेसिक बातें हैं। इस तरीके से ये संरचना की शुरुआत होती है और धीरे धीरे क्रमिक इसमें विकास हुआ
और ये अपने बड़े स्तर पर जो है स्ट्रक्चर के रूप में, यानी जो वर्तमान में हमें देखने को मिल रहा है, इस तरीके से स्थापित किया गया। ब्रिटिश शासन की समाप्ति होती है, भारत आजाद होता है। जब देश आजाद होता है तो उसके बाद में संविधान का निर्माण किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो इस संविधान में इन पंचायतों के लिए तो पहली बार जो उल्लेख किया गया या उसका वर्णन किया गया वो भाग 4 में किया गया था। नीति निर्देशक तत्वों का जो आर्टिकल 40 है उसमें इसका जिक्र किया गया था। और उसके बाद राज्यों की इच्छा पर निर्भर था कि अपने यहाँ पर आप इन पंचायतों की स्थापना कर सकते हो। कुछ राज्यों ने इसकी पंचायतों की स्थापना की भी, कुछ राज्यों ने नहीं की। लेकिन बाद में भारत सरकार के द्वारा अपने प्रशासनिक स्तर को या प्रशासनिक ढांचे को गांव तक पहुंचाने के लिए या उसका विकेंद्रीकरण करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए थे, लेकिन वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं जाकर असफल हुए। तो भारत सरकार को इसकी आवश्यकता महसूस हुई। उन्हें लगा कि ग्रामीण स्तर पर प्रशासन को अगर मजबूत करना है तो हमें एक इस प्रकार की व्यवस्था का संचालन करना होगा ताकि प्रशासन की धुरी से लेकर निम्न स्तर तक जो है एक कड़ी है वो मजबूत तरीके से स्थापित हो सके। के बाद पंचायती राज व्यवस्था का एक जो हमारे सामने एग्जाम्पल है वो पेश किया गया। इन सारी चीजों को अपन कर्मिक रूप से पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ तक अगर आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक किया करो। आप कमेंट अच्छे अच्छे कर देते हो कि सर आपने जो पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो थोड़ा हौसला हमारा भी बनता है। तो ये चीज़ें आप भी किया करो बच्चों। तो बात करते हैं नेक्स्ट, क्रमिक रूप से बढ़ते हुए इसमें देखेंगे भी आगे की क्या व्यवस्था है। आज़ादी के बाद में हमने जब संविधान लागू किया में कहाँ पर किस प्रकार से इसका प्रावधान किया गया, उस चीज़ों को अपन पढ़ेंगे। देखिएगा, को पढ़ने से पहले सबसे पहले नाना क्लासेस के पर आपको इसका सेकंड ग्रेड के जो शिक्षक भर्ती का जो वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज का जो एक आपको जो है कोर्स जो है वो मिलने वाला है। आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। प्रथम प्रश्न पत्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। टॉपिक वाइज जो है टेस्ट जो है यहाँ पर संचालित किए जाते हैं। हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हो तो आप वीडियो कोर्स भी ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप इस हेल्पलाइन पर कॉल जरूर करें। ठीक है, भी आपको पहले नानन क्लास का ऐप डाउनलोड करना होगा और उसमें आपको ये कोर्स है वो मिल जाएगा। तो बात करते हैं, जब संविधान लागू हो जाता है तो संविधान के लागू होने के बाद यानी संविधान में स्थानीय स्वशासन का प्रावधान, संविधान में स्थानीय स्वशासन का प्रावधान अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम सबसे पहले आपको जो है वो कौन से आर्टिकल में और किस तरीके से देखने को मिलेगा, ध्यान देना। सर्वप्रथम इसका उल्लेख जो है भाग 4 और अनुच्छेद जो है अपना वो है कौन सा, 40। आर्टिकल 40 जो है नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है, यानी ये किसका पार्ट है, नीति निर्देशक तत्व का। और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में ये लिखा हुआ है कि राज्यों की इच्छा पर निर्भर है कि राज्यों के द्वारा पंचायतों की स्थापना की जा सकती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर है कि राज्यों के द्वारा अपने यहाँ पर पंचायतों की स्थापना की जा सकती है। का मतलब ये हुआ कि नीति निर्देशक तत्व संविधान का एक ऐसा पार्ट है जिन्हें प्रभावी या लागू करने, यानी इन्हें अगर आप लागू करना चाहते हो तो ये किसकी इच्छा पर निर्भर है, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर है। और पंचायतों की स्थापना करना ही
संविधान में जो प्रावधान किया गया था वो किसकी इच्छा पर निर्भर था? राज्यों की इच्छा पर निर्भर था। अब हुआ ये कि कुछ राज्यों ने इसके लिए प्रावधान किए और कुछ राज्यों ने इसके लिए कोई कानून का निर्माण नहीं किया। अगर जिन्होंने जिन राज्यों ने इसको लागू करने का प्रयास किया उनमें से राजस्थान का भी नाम आता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान सरकार ने अनुच्छेद 40 को आधार बनाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बनाया था। राजस्थान पंचायती राज राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम, सॉरी, राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण किया था 1953 में। और इस अधिनियम के तहत हमारे यहाँ पंचायत व्यवस्था की शुरुआत करने का प्रयास किया गया था। और ये प्रयास राज्य सरकार के द्वारा अपने स्तर पर किया गया, में केंद्र की कोई भूमिका नहीं थी। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान में सबसे पहले पंचायतों को ध्यान में रखते हुए जो कानून बना था वो कब बना था? तो थोड़ा ध्यान रखना, ये कानून 1953 में हमारे यहाँ बना दिया गया। संविधान के आर्टिकल 40 को आधार बनाकर हमने ये कानून बनाया। लेकिन वही बात है, कानून बनाकर हमने क्या किया? इसके लिए व्यवस्था बना दी कि पंचायतों की हम शुरुआत कर। ये पहले केवल सिर्फ और सिर्फ राज्य स्तर पर ही लागू था। अब भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पहले उसको समझते हैं, फिर आते हैं इस बिंदु। भारत सरकार के द्वारा, देखो ध्यान से सुनना, संपूर्ण भारत में सामुदायिक विकास के लिए, यानी जो ग्रामीण सामुदायिक विकास है या ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या नाम था? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, इसका नाम था ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम जो है भारत सरकार के द्वारा पंडित नेहरू के नेतृत्व में चलाया गया था। इसमें जो वित्तीय सहायता है फोर्ड फाउंडेशन ने दी थी। उस समय की सबसे बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी थी फोर्ड फाउंडेशन। उन्होंने वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी भारत सरकार को, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जा सके। देश नया नया आजाद हुआ है तो हमें एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता थी ताकि ग्रामीण क्षेत्र पर लोगों का विकास हम कर सके। इसी के आधार पर हमने ये फोर्ड सहायता के वित्तीय सहायता को आधार बनाकर हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है, महात्मा गांधी जी का सपना था कि गांव को डेवलप करना है। उन्हीं के दिन, उन्हीं के जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 अक्टूबर 1952 को ये कार्यक्रम किया गया था। भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया 2 अक्टूबर 1952 को। और ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर जो है पूरे संपूर्ण भारत के लिए लागू किया गया। लेकिन ये कार्यक्रम जो है सरकारी मशीनरी के अंदर ही फंस कर रह गया, मतलब ग्राउंड लेवल पर इस कार्यक्रम को लागू ही नहीं किया, फाइलों तक ही सीमित रहा। इस कार्यक्रम में कोई प्रोग्रेसिव देखने को नहीं मिला। तो भारत सरकार ने एक कार्यक्रम और शुरुआत करने की कोशिश की, जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम 1953 को भारत सरकार के द्वारा हुआ। ये कि भारत सरकार के ये दोनों कार्य जो है वो क्या हो गए? फेल हो गए। जब इतने बड़े स्तर पर जो कोई योजना शुरू की जाती है और वो फेल हो जाती है तो भारत सरकार थोड़ी दबाव में आए, चिंतन करना स्वाभाविक था। नेहरू जी के द्वारा इस कार्यक्रम की असफलता के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, इसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। और उस कमेटी की जो अध्यक्षता जो कर रहे थे उन व्यक्ति कौन थे? बलवंत राय मेहता। यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इन कार्यक्रमों के असफल होने के कारण की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता
की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि बलवंत राय मेहता के द्वारा इस समिति का गठन कब किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब पेश की थी। तो थोड़ा ध्यान रखना, 1957 में ये जो समिति है इसका जो गठन है वो किया गया और उसके बाद में इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश। बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ध्यान रखना ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन हुआ और इस कमेटी ने क्या की, समीक्षा की भी कार्यक्रम फेल क्यों हुआ। तो ये समझाने में बड़े सफल रहे भारत सरकार को, और वो सफल इस प्रकार रहे कि बलवंत जी कहते हैं कि देखो भाई, हमने जो भी योजना शुरू करनी है वो हमने राज्यों को निर्देश दिए। जैसे कि ऐसे समझना कि भारत सरकार अप पे है, यानी सबसे ऊपर भारत सरकार ने निर्देश दिए इस योजना को शुरू करने के लिए राज्य सरकार को। इसको निर्देश दिए राज्य सरकार को, और राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए जिला स्तर पर जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है जिसका नाम है जिला कलेक्टर को निर्देश दिए। अब हुआ ये कि हर जिले में इस कार्यक्रम को शुरू करना है, वो जिम्मेदारी किसकी है, जिला कलेक्टर की। भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया और जिला कलेक्टर के कंधों पर यह कार्यक्रम थोप दिया। अब सबसे बड़ी कमी यहां देखने को मिली, राज्य सरकारों ने जिला स्तर पर सभी को निर्देश दे दिया, लेकिन जिले के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में, जिले के अंदर भी तो बहुत सारी प्रशासनिक इकाइयां हैं, खंड स्तर है, के बाद में आपको उपखंड जिसको हम बोल सकते हैं खंड स्तर पर, यानी उपखंड आपको मिलेंगे, तहसील मिलेगी, ये स्तर आपको देखने को मिलेगा। यहां तक ये कार्यक्रम जो है पहुंचने में नाकाम रहा। अगर ये कार्यक्रम यहां पहुंच भी गया तो तहसील स्तर से ग्रामीण क्षेत्र पर लोगों तक कैसे जागरूक करके पहुंचाया जाए, इसमें किसी प्रकार की कोई सहभागिता नहीं अपनाएगी। कहने का मतलब ये है कि जिले स्तर पर यह कार्यक्रम जो है पहुंचा और जिला स्तर से आगे ये कार्यक्रम का प्रसार नहीं हुआ, और इसी वजह से ये कार्यक्रम क्या हुआ, फेल हुआ। सरकार ने पूछा इसमें सुझाव यही हो सकता है कि हमारी जो प्रशासनिक इकाई है वो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो प्रशासनिक इकाई है वो 2 स्तर की है। हमें क्या करना होगा, इस प्रशासनिक शक्ति का विस्तार और करना होगा। हमें एक निम्न स्तर की शासन व्यवस्था का संचालन करना होगा जिस पर राज्य सरकारों का नियंत्रण हो, और इस व्यवस्था जो हम शुरू करेंगे उसको आप त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बोल सकते हो। और त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना इस बात को, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि हमें 3 स्तर की एक प्रशासनिक इकाई का गठन करना होगा, और वो 3 स्तर की प्रशासनिक इकाई किस प्रकार हम गठित कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर एक प्रशासनिक इकाई गठित की जाए, जिला स्तर के नीचे खंड स्तर पर एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाए, और खंड स्तर पर उसके नीचे अगर बात करें तो ग्रामीण स्तर पर एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाए। ग्रामीण स्तर पर आप ग्राम पंचायत को बनाएं, ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति बनाएं, और पंचायत समिति के ऊपर आप जिला परिषद का गठन करें, और जिला परिषद जो है वो जिला कलेक्टर के अधीन रहे। इससे ये होगा कि अगर कोई भी योजना अगर हम शुरू करेंगे तो जिला परिषद पर काम सौंपा जाएगा। जिला परिषद किसको देगी, पंचायत समिति को ये अपना कार्य देगी, और पंचायत समिति है ये ग्राम पंचायत को कार्य सौंपेगी। ग्राम पंचायत जो है उसका गठन है 5 या 10 गांवों को मिलाकर इसका गठन किया जाएगा, और यह इन गांवों में क्या करेगी, इनको अप्लाई करेगी। इसलिए जो हम योजना यहाँ ऊपर बैठकर बनाएंगे उन योजनाओं को निम्न स्तर पर ये संचालित करने में क्या रहेंगे, कामयाब रहेंगे, तभी कोई योजना सफल हो पाएगी। अन्यथा
इतने बड़े स्तर पर जो भी योजना हम शुरू करेंगे वो सफल नहीं हो पाएगी। इस व्यवस्था को इन्होंने नाम दिया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। क्या नाम दिया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और जब ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अगर लागू हो जाती है तो हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र भी पहुंचेगा, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी हमें देखने को मिलेगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब लोकतंत्र का प्रसार हो। अब यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक आप किसको मानोगे? तो बलवंत राय मेहता। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के भी जनक आप किसको मान सकते हो? तो आप मानोगे किसको? बलवंत राय मेहता। ये कहानी थी बलवंत राय मेहता के द्वारा जो पेश की गई रिपोर्ट की, और रिपोर्ट के माध्यम से जो सुझाव दिए गए उनकी बातें अपन यहाँ पर कर चुके हैं। बस इनको मैं विस्तार से लिख देता हूँ, फिर बात करते हैं आगे। मुझे लगता है ये कहानी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखिएगा इधर, भारत सरकार के द्वारा 2 कार्यक्रम चलाए गए, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहला कार्यक्रम चलाया गया था सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सॉरी ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पूरा नाम लिख देता हूं मैं, ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है, इसकी शुरुआत जो होती है में किसका सहयोग था? सहयोग था फोर्ड फाउंडेशन का। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है 2 अक्टूबर 1952 को। तो अक्टूबर 1952 को, और इसका जो परिणाम जो रहता है ये रहता है कि यह कार्यक्रम क्या हो गया? असफल। ये कार्यक्रम क्या हो गया? असफल हो गया। इसी के साथ ये कार्यक्रम की ओर शुरुआत होती है, और वो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाता है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। ये भी प्रश्न आ चुका है, आता भी है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 1953 में, लेकिन ये भी कार्यक्रम क्या हो जाता है? भारत सरकार का फेल हो जाता है। ठीक है भी, ये बातें आपको थोड़ी सी समझनी है। अब बात करते हैं आगे। जब दोनों कार्यक्रम फेल हो जाते हैं भारत सरकार के, तो इनके द्वारा कौन सी समिति का गठन किया गया? का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति रहेगी भी? बलवंत राय मेहता समिति। मैं लिख देता हूं, बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय जो मेहता जो समिति है, इस समिति का जो गठन है, आप गठन लिख देना 1956 में, और इन्होंने जो रिपोर्ट है 1957 में पेश की। कि अध्यक्षता अगर आपसे पूछी जाए तो अध्यक्षता आप सिंपल सी बताओगे, सर बलवंत मेहता ही थे। ठीक है, इस समिति ने जो सुझाव दिए, सुझाव हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो सुझाव दिया उनमें से सबसे पहला बिंदु ये कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाए। और दूसरा इन्होंने जो सुझाव दिया वो ये दिया
कि लोकतंत्र का क्या किया जाए, विकेंद्रीकरण। ठीक है। और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है को आप किस तरीके से बांट सकते हो कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर किसकी बात हो रही है, ग्राम पंचायत की, खंड स्तर पर पंचायत समिति की, और जिला स्तर पर आप किसकी बात करोगे, जिला परिषद की। जिला स्तर पर कौन सी व्यवस्था होगी, जिला परिषद। ये व्यवस्था संचालित करने की सिफारिश समिति के द्वारा की गई थी। अब इस समिति की इस सिफारिशों पर विचार किया गया भारत सरकार के द्वारा, और नेहरू जी के द्वारा इस व्यवस्था की शुरुआत जो है 1959 में की जाती है। को पढ़ने से पहले सबसे पहले देखिएगा, नाना क्लास के ऐप पर आप जाइएगा और आपको सेकंड ग्रेड के संदर्भ में भारत व राजस्थान की राज व्यवस्था के संदर्भ में संपूर्ण वीडियो कोर्स आपको मिलेगा। कोर्स को परचेज करने के लिए हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हो। आपके जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, जो पूरा का पूरा वीडियो कोर्स आपको मिलेगा, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें क्या होगी, उपलब्ध होगी। तो आप जाइए और इसको आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं इसमें आगे कि जब इस पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जब शुरुआत की गई, तो इस शुरुआत किस प्रकार और कहां पे की, ये देखिएगा। तो मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था कि अनुच्छेद 40 में पंचायतों की गठन का प्रावधान था। कई राज्यों ने अपने स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था का आरंभ कर चुके थे, राजस्थान भी एक शामिल था। कोई भी अगर आप बड़े स्तर पर इस प्रकार की योजना संचालित करना चाहते हो, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि पहले से कोई राज्य उसमें इन्वॉल्व है या नहीं। तो हमारे यहाँ पर हैबिचुअल हो चुके थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर पंचायतों की स्थापना पहले से हो चुकी थी। 1953 में हमने इसकी शुरुआत कर दी थी। स्वाभाविक सी बात है, हमारे यहाँ पर राजस्थान को सबसे पहले इस राज्य में इस योजना की शुरुआत करने के लिए चुना गया। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह कि इसमें हमारे जो सबसे बड़ी जो भूमिका थी राजस्थान में इसकी शुरुआत करने में, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसको कमेंट में जरूर बताना। राजस्थान में इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी, वो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव रह चुके हैं, की रही है मौला सुकाड़िया के समय उनका कार्यकाल आपको पढ़ने को मिलता है। जो नाम जरूर बताएं मुख्य सचिव का, और उनकी ही प्रमुख भूमिका थी जिसके वजह से राजस्थान में हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पंचायती सॉरी त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है, वो शुभारंभ जो है वो कब होता है, कहाँ होता है, ये सारे तथ्य आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शुभारंभ जो कब होता है, तो 2 अक्टूबर, गांधी जी का सपना पूरा किया जा रहा है, 2 अक्टूबर 1959 को हमारे यहाँ पर इसका शुभारंभ होता है। कहाँ होता है, राजस्थान के कौन से गांव में होता है, तो गांव का नाम याद रखना है, बगदरी गांव, जो कि वर्तमान में अपना जो नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पड़ता है राजस्थान में। और इसका जो शुभारंभ है यानी उद्घाटन है, उद्घाटन जो करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तत्कालीन नेहरू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। प्रश्न आता है, राजस्थान में तत्कालीन जो सीएम थे वो कौन थे, राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री वो थे हमारे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, और मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा
नेहरू जी के साथ मिलकर हमारे राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का क्या हो जाता है भी, शुभारंभ हो जाता है। बहुत ही सामान्य सा और बेसिक सा क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जाता है कि पंचायती राज भी कौन सी व्यवस्था, त्रिसत्रीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है वो कब होती है? तो अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत होती है। बगदरी गांव उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, त्रिसत्रीय पंचायती राज व्यवस्था का इस प्रकार क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। ठीक है, अब देखो, जब इसका शुभारंभ कर दिया जाता है हमारे यहाँ पर राज्य राजस्थान से, तो उसके बाद कई राज्यों ने इसकी शुरुआत की। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यह कार्यक्रम धीरे 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 असफल हुआ। और जब ये कार्यक्रम असफल होने लग गया, उसमें सुधार करने के लिए सुधार समितियों का भी क्या किया गया, गठन किया गया। पहले आपको ये जानना जरूरी है, जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद में ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से यह कार्यक्रम क्या हुआ, धीरे धीरे असफल हुआ। ठीक है, तो असफलता के जो प्रमुख कारण हैं वो आपको पता होने चाहिए भी, कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से त्रिसत्रीय पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत की थी बड़े स्तर पर, वो क्या हुए, असफल हुई। इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण में सबसे पहला कारण है नंबर 1 कि पंचायतों का जो नियमित चुनाव होता है, चुनाव का अभाव। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य हैं वो इन पंचायतों में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। कई राज्य इसका चुनाव करवा रहे हैं, कई राज्य इसका चुनाव नहीं करवा रहे हैं। जब कोई किसी चीज में, स्वाभाविक सी बात है, आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो वो योजना अपने आप असफल होगी, वो कार्य अपने आप असफल होगा। तो जब ये असफल हुआ तो सबसे बड़ा कारण यही था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था वित्तीय या धन, मैं सीधा लिख दूं, वित्तीय संसाधनों की कमी। वित्तीय संसाधनों की कमी दूसरा सबसे बड़ा कारण था, वित्तीय संसाधनों की कमी। और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण भी यह कार्यक्रम क्या हो रहा था, असफल हमें होता हुआ दिखा। के बाद में तीसरा जो सबसे बड़ा मुख्य कारण था वो था राज्य सरकारों की सहभागिता। राज्य सरकारों की सहभागिता में कमी, और यह कमी हमें यहां पर इन त्रिसत्रीय पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में देखने को मिली, जिसकी वजह से यह कार्यक्रम क्या हो गया, असफल हुआ। जब यह कार्यक्रम असफल हुआ, इसमें सुधार करने के लिए सुधार समितियों का गठन किया गया। और वो कौन कौन सी समितियां हैं उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो त्रिसत्रीय पंचायती राज जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सुधार करने के लिए, यानी सुधार करने के लिए समितियों का गठन किया गया। और वो समिति कौन कौन सी है देखिएगा। सबसे पहली अशोक मेहता समिति, के बाद में दूसरी जो रहेगी अशोक मेहता के बाद में जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति, और जीवी के राव समिति के बाद में LM सिंघवी समिति। उसके बाद में PK थुंगन
समिति, ये वो समितियां हैं जिन्होंने त्रिसत्रीय पंचायती राज जैसी व्यवस्था में सुधार करने की सिफारिशें की। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन समितियों का गठन जो है वो कब कब हुआ, तो थोड़ा ध्यान रखना। 1977 में, 1985 में, 1986 में और 1987 में ये समितियों का क्या किया गया, गठन किया गया। अब इन समितियों ने भी अपने अपने स्तर पर अलग अलग सुझाव दिए। त्रिसत्रीय पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत जो बहुत ही बड़े स्तर पर की गई, में कौन सी कमियां हैं, कमियों को सुधारने के लिए अपने अपने स्तर पर इनके द्वारा सुझाव दिए गए। और उन सुझावों में से सबसे बड़ी बात करें तो पहली सुझाव समिति आई थी जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता जो समिति है इसका गठन 1977 में होता है। 1970 में होता है। जनता दल की सरकार, पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके द्वारा इस समिति का गठन किया गया। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट 1978 में सरकार को दे दी थी। जब ये रिपोर्ट 1978 में सरकार को दी तो इस रिपोर्ट में इन्होंने जो सिफारिश की, उन सभी सिफारिशों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिफारिश थी वो क्या थी, तो पंचायती राज व्यवस्था के सुधार में थी। इन्होंने कहा कि द्विसत्रीय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विसत्रीय पंचायती राज व्यवस्था की क्या की जाए, शुरुआत की जाए। देखो भारत सरकार के द्वारा कौन सी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, त्रिसत्रीय। लेकिन अशोक मेहता के द्वारा जो सिफारिश की गई वो ये सिफारिश की गई कि आप द्विसत्रीय पंचायती राज व्यवस्था की क्या कर दो, शुरुआत कर दो। तो ये जो स्तर है ये बड़े अच्छे तरीके से कार्य करेगा और जो वित्तीय संसाधनों की जो कमी से जो जूझ रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं फायदा आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है। एक तो ये पूछता है ये समिति गठित कब हुई, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये सिफारिशें कौन से की, और सिफारिश अगर इसने ये की है तो इसमें कौन से स्तर की बात की गई। ध्यान देना, इसने दो स्तर की बात की कि ग्राम स्तर पर तो आप ग्राम पंचायत बना दो और एक जिला स्तर पर जिला परिषद बना दो। तो मतलब इसने कौन सी पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश की, मध्य स्तर पर पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश की थी। यानी आप ग्राम स्तर पर क्या बना दो, ग्राम पंचायत, और आप जिला स्तर पर क्या बना दो, जिला परिषद। अशोक मेहता की इस सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि 1977 में जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ वो आगे जाकर 1979 के बाद सरकार गिर जाती है, जिसके वजह से इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने में वो नाकाम रहती है। और भी बहुत सारी सिफारिशें हैं लेकिन उन सिफारिशों में सबसे बड़ी मुख्य बात यही थी। बलवंत राय मेहता के बाद में अशोक मेहता समिति की ये जो जांच रिपोर्ट है वो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फिर आता है जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति के द्वारा जो रिपोर्ट है, जीवी के राव समिति के द्वारा जो रिपोर्ट है जीवी के राव समिति 1985, यानी इसका जो गठन है 1985 में होता है। और इस समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई थी उस सिफारिश में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या थी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जीवी के राव जी ने बोला कि पंचायतों में जो त्रिसत्रीय व्यवस्था है में आप 4 सत्रीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर दो। चार सत्रीय पंचायती राज व्यवस्था की क्या कर दो, शुरुआत कर दो। इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट के अंदर बातें की,
जिसमें कहा कि धन की बहुत बड़े स्तर पर कमी है, प्रशासनिक इस पर नियंत्रण नहीं है, ये तो बिना जड़ की घास जैसी है, ये भी इन्होंने बोला। ये कैसे हैं? बिना जड़ की घास जैसी है। ठीक है, समय पे चुनाव नहीं हो रहे तो समय पे चुनाव करवाएं, वित्त आयोग का गठन किया जाए, रिजर्वेशन भी दिया जाए। ये बहुत सारी सिफारिशें जीवीके राव समिति के द्वारा की गई। के बाद में रिपोर्ट पर भी ज्यादा विचार नहीं किया गया। एलएम सिंघवी और पीके थुंगन साहब, ये थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु है। एलएम सिंघवी और पीके थुंगन साहब जो है, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलूं इनको। सबसे पहले सीएटी बेस पर +2 जो सीएटी एग्जाम जो हमारा आयोजित किया जा रहा है राजस्थान सरकार के राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, उसकी जो टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज के हिसाब से हमारे नाना क्लास के ऐप पर आपको मिलेगी। और इस टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शेड्यूल के माध्यम से आपका टेस्ट करवाया जाएगा। जो शेड्यूल है, तो शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, और जब आपका एग्जाम है उस एग्जाम से पहले 10 टेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे शेड्यूल के माध्यम से, और आप अपनी तैयारी को और भी बहुत अच्छे स्तर पर मजबूत कर सकते हो टेस्ट सीरीज के माध्यम से। टेस्ट सीरीज का महत्व क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आपकी जो तैयारी उसका स्तर जो है वो उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाती है, आभास हो जाता है कि मेरी तैयारी किस स्तर की है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होती है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, नाना क्लास के ऐप पे जाएं, या फिर आप इसे हेल्पलाइन पर कॉल करें और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, भी बात करते हैं आगे। इसके साथ बाजार में आर्थिक समीक्षा की बुक भी आ चुकी है। जो बच्चा आर्थिक समीक्षा के साथ साथ अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहता है तो ये मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हो। भी बात कर रहे थे हम, 2 समिति याद रखनी है। एक तो आपको याद रखनी है एलएम सिंघवी समिति, और दूसरी आपको याद रखनी है पीके थुंगन समिति। एलएम सिंघवी जो समिति है, इस समिति के द्वारा क्या किया गया था, जो सिफारिश की भारत सरकार को, तो ये सिफारिश की गई कि आप क्या करो, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दो। कौन सा दर्जा दे दो? संवैधानिक दर्जा दे दो। यानी सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की जो बात है वो किस समिति के द्वारा की गई? एलएम सिंघवी समिति के द्वारा की गई। अगर आप इसे संवैधानिक दर्जा दे दोगे तो सभी राज्यों के लिए अनिवार्यता बन जाएगी कि वो इसके नियमित रूप से चुनाव करवाएं, और उसमें राज्यों की सहभागिता को भी जोड़ दिया जाएगा। तो राज्य उसके लिए क्या करेंगे? बड़े ही सुचारू रूप से कार्य करेंगे। साथ में कुछ वित्तीय संसाधनों को भी आप कंपल्सरी जोड़ोगे तो ये संस्थाएं मजबूत हो जाएगी। बहुत अच्छी बात की भी, आप इसे संवैधानिक दर्जा दे दीजिएगा। तो यहीं पर राज्य सरकार को सिफारिश करते पीके थुंगन समिति, और ये समिति भी यही बोलती है कि पंचायतों को आप क्या करो, संवैधानिक दर्जा प्रदान करो। तब राजीव सरकार, यानी राजीव गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थी, तो राजीव सरकार ने इन समितियों की सिफारिशों पर विचार किया, और विचार करने के बाद में त्रिस्तरीय पंचायती राज जैसी व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने पर गौर किया, और संसद में उनके द्वारा विधेयक लाए गए। और फिर उसके बाद में हमारे संविधान में संशोधन हुए, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, और इन पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा देने की बात हमने की। ये सारी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भी, ओके, बेस्ट ऑफ लक।